बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आप सुन रहे हैं पावर रेडियो FM 99। मेरा नाम ज़िशान नासिर है और जैसा कि आप जानते हैं कि एक स्पेशल प्रोग्राम हम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। एक सिलसिला है और उस सिलसिले की आज तीसरी कड़ी है। आसिफ कंसल्टिंग फर्म जो है उसके मुतालिक हम आपको रोशनास भी करवाते हैं और द मोस्ट कंसर्न पर्सन फ्रॉम दिस फर्म, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ दिस फर्म, आसिफ साहब हमारे साथ जो है वो मौजूद रहते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमें बताते हैं आपके सवालात जो हैं उनके हवाले से हमें बताया जाता है कि जवाबात दिए जाते हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको भी हम एड्रेस करते हैं। आज का प्रोग्राम ख़ास इसलिए है क्योंकि लास्ट प्रोग्राम में हमने जिक्र किया था कि हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स के हवाले से, स्टडी वीज़ा के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ जो आबादी है वो ज़्यादातर मुहित है नौजवानों के ऊपर और नौजवान आजकल बाहर जाना चाहता है। लाजमी नहीं है कि दिल बर्दाश्ता होकर ही जाए, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी जाना चाहता है और हक भी है उसका। तो आइए ज़रा सर से बात करते हैं। सबसे पहले तो सर, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर बीइंग विद अस। इट इज़ इंडीड अ प्लेजर टू हैव यू वंस अगेन इन द स्टूडियोज़। मिजाज बखैर हैं आपके सर? जी वालेकुम अस्सलाम एंड अस्सलाम वालेकुम टू आवर लिसनर्स। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी ठीक होंगे और हमारे तमाम लिसनर्स भी ठीक होंगे। बिल्कुल सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि व्हाट इज़ स्टडी अब्रॉड एंड सिंस व्हेन हैज़ आसिफ कंसल्टिंग बिन प्रोवाइडिंग सर्विसेज इन दिस फील्ड? यानी कि जो स्टडी अब्रॉड हम अक्सर सुनते हैं, बल्कि हमने बड़े बड़े बैनर्स भी लिखे देखे होते हैं, ये बेसिकली स्टडी अब्रॉड है क्या? और आसिफ कंसल्टिंग जो है वो कब से इसमें खिदमात दे रही है? स्टडी ब्रॉड जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि बाहर जाके पढ़ना, और हम लोगों का नॉर्मली मोटिव ये होता है कि हम लोग इंग्लिश कंट्रीज़ या यूरोपियन कंट्रीज़ में जाएं पढ़ने के लिए। तो ये और प्लस उसके बाद पढ़ने के बाद या तो पाकिस्तान वापस आ जाएं या वहीं पे अपना फ्यूचर सेटल करें। मतलब जो नौजवान लड़के हैं बिल्कुल जिनके पास कोई सच एज़ कोई ख़ास डिग्री नहीं होती, लाइक FSC के बाद वो चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से बाहर चले जाएं और अपना फ्यूचर वहीं पे देखें। ठीक है। और हम लोग ये सर्विसेज जब से मैं इस फील्ड में हूँ, लाइक व्हेन आई वाज डूइंग जॉब तभी मैं कर रहा था, एंड आफ्टर लिविंग द जॉब फ्रॉम 2016 टू टिल डेट मैं अपनी फर्म में इसको जो है ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि कौन से ममालिक हैं जो स्टडी अब्रॉड वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, या जो आसिफ कंसल्टिंग है ख़ास तौर पे, वो किन ममालिक को डील कर रही है? देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन जो है वो ड्रा करूँगा, इंग्लिश कंट्रीज़ और नॉन इंग्लिश कंट्रीज़। अब हम लोग इंग्लिश कंट्रीज़ नॉर्मली बोलते हैं जिनमें कि पाकिस्तान को इजीली वीज़ा मिल जाता है। नॉट सिचुएशन टफ है लेकिन आप उसको ले सकते हैं। न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया, UK, USA, कनाडा, ये इंग्लिश कंट्रीज़ हम इनको बोलते हैं कि इनकी जो मतलब फर्स्ट लैंग्वेज है वो नॉर्मली इंग्लिश ही है। इन तमाम कंट्रीज़ के अंदर कोई इशू नहीं होता बच्चों को। इसके बाद जो दूसरी साइड पे हमारे पास शेंजन कंट्रीज़ आ जाती हैं, जिसमें जर्मनी, स्वीडन, हंगरी है, फिलिपाइन, सॉरी फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया। तो ये वो कंट्रीज़ हैं हमारे पास जिनके अंदर के हम लोग स्टूडेंट वीज़ा की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। साइप्रस भी इसमें आ जाता है अब। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वेल, यहाँ पर मैं नंबर भी साथ साथ जो है वो अनाउंस कर दूँ, अगर आप हमें कॉल करना चाहते हैं। अच्छा, ये कॉल व्हाट्सएप के थ्रू होगी, आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल करेंगे और कॉल करके आपका कोई सवाल है, यकीनी तौर पर आज बहुत सारे स्टूडेंट सुन रहे होंगे। हमने पिछले प्रोग्राम में इस प्रोग्राम का ज़रा बिल्डअप भी कर दिया था, तो आपके बहुत सारे सवालात होंगे। यू आर मोर देन वेलकम टू कॉल अस ऑन व्हाट्सएप 0311 850 6545 0311 850 6545। इसके ऊपर आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर कॉल कर सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अमूमी तौर पर, जैसा कि हम हमेशा कहते हैं, चाहे इमिग्रेशन हो, चाहे आपका टूर वीज़ा हो, या आपका जो है स्टडी वीज़ा हो, कहीं ना कहीं हमारे जहन में ये होता है कि हम वहाँ पे जाएंगे, स्टडी करेंगे, फिर जॉब करेंगे और वहीं पे सेटल हो जाएंगे, हमें PR या TR मिल जाएगी। तो क्या स्टडी अब्रॉड वीज़ा अगर आप ले लेते हैं या मिल जाता है, तो क्या चांसेस होते हैं कि फिर लेटर ऑन आपको जाके PR भी मिल सकती है इससे? बिल्कुल शान इसमें होता है, हर कंट्री का अपना अपना लॉ है। कोई देखिए जैसे कि जो इमिग्रेशन देती हैं 3 मेन कंट्रीज़ हैं, उसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड है। वो उनके अपने पॉइंट सिस्टम्स हैं, या तो आप वहाँ से डिग्री करने के बाद आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं, वो उसके बिहाफ पे भी आपको मिल जाता है, या वहीं पे लोकली आपको कोई जॉब अच्छी मिल जाती है, कोई कंपनी आपको स्पॉन्सर कर देती है, तो थ्रू जॉब ऑफ़र भी आप अपने आप को सेटल कर लेते हैं। अब सेम सिनेरियो UK के अंदर है कि जैसे उसके आप डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको PSW मिलता है,
2 years प्लस 1 year का आपको मतलब ऑलमोस्ट अब 3 years तक पोस्ट स्टडी वर्क परमिट ले लेते हैं। और इन द मीन वाइल अगर अपनी फील्ड से रेलिवेंट आपको जॉब मिल जाती है या कोई आपको ऐसी कंपनी स्पॉन्सर कर देती है जिसकी जो सैलरी का मिनिमम बेंचमार्क को पूरा कर रहे हैं, तो आगे 2 साल का मजीद वर्क परमिट एक्सटेंड करा के आपका इंडेफिनिट वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है। आप और इसके अलावा यूएसए का भी यही है कि आप डिग्री कंप्लीट करके अपना वर्क परमिट में कन्वर्ट कराते हैं, वहाँ से फिर आप ग्रीन कार्ड वगैरह का जो ये तरीकाकार है इसमें आप कन्वर्ट करा लेते हैं। सेम यूरोप के अंदर भी इसी तरह होता है, आप कंप्लीट करने के बाद डिग्री आपको स्टडी वर्क परमिट देते हैं और फिर आपको टैक्स पे करना होता है। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 5th ईयर आप उसको पीआर में कन्वर्ट करवा लेते हैं। ठीक है सर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ख़ास तौर पे अगर हम इंग्लिश टेस्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये कोई चीज़ ऐसी होती है जिसमें लास्ट टाइम भी आपने बताया था कि स्टूडेंट्स हों, इमिग्रेशन वाले हों, खौफ खाते हैं इस चीज़ों से। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर हम इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की बात करते हैं? यार आजकल तो चूंकि चीज़ें थोड़ी सी टफ होती जा रही हैं डे बाय डे, तो मिनिमम आपके आपके जो मार्क्स हैं लाइक एफएससी या में तो आपके 60% प्लस होना चाहिए। सीजीपीए एटलीस्ट आपका 2.7 प्लस होना चाहिए। और जो आइल्ट्स का स्कोर है, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर बैचलर्स डिग्री तो आपका 6 ईच होना चाहिए और ओवरऑल भी 6 हो जाए तो ठीक है। एक आधे में कम भी हो जाए तो इश्यूज़ नहीं है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जैसे अब 6 ईच उन्होंने कर दिया है, न्यूजीलैंड भी 6 ओवरऑल मांग रहा है फॉर बैचलर्स डिग्री, नॉट लेस देन 5.5 फॉर एनीवन। और यूके में भी है फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, उसके लिए आपके पास 6.5 ओवरऑल होना चाहिए और सीजीपीए आपका 2.7 मतलब एक आइडियल सूटेबल है। ये मिनिमम एक रिक्वायरमेंट है। ओके अच्छा सर, हाउ वी कैन डिफरेंशिएट लाइक जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़, या फिर आप यूँ कह लीजिए यूरोपियन कंट्रीज़ एंड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़। तो अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं तो आपकी जो एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसके मुताबिक आपको क्या लगता है कि स्टडी वीज़ा या स्टडी अब्रॉड का जो एक वीज़ा है उसकी रेशो किन कंट्रीज़ में ज़्यादा है एक्सेप्ट होने की, या डन केसेस कौन सी जगह के ज़्यादा हैं, आइदर यूरोपियन कंट्रीज़ और इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़? यार बोथ हैं। अब देखें अब यहाँ पे अफोर्डेबिलिटी की बात आ जाती है। जैसे कि अगर आप देखते हैं कनाडा अमेरिका में, तो आपको एटलीस्ट मतलब अच्छी जगह पे जाना चाहते हैं तो 3 मिलियन प्लस का आपका बजट होना चाहिए। सेम अब यूके का भी इतना हो गया, ऑस्ट्रेलिया में से ज़्यादा हो गया, तकरीबन आपके पास 3.5 to 4.5 मिलियन होना चाहिए, यानी कि पाकिस्तानी 50 लाख रुपए। 35 से 40 लाख आपका ऑस्ट्रेलिया का हो गया। ठीक है, क्योंकि अब साल की फीस दे के अब इंश्योरेंस भी लेनी, खाली वीज़ा फ़ी तो नहीं होती ना, साथ अपनी इंश्योरेंस भी लेनी है और साथ में आपने वो भी पे करनी है, ट्यूशन फ़ी वगैरह भी। और ये 1 साल का है? ये 6 मंथ्स के हैं। 6 अब months। न्यूजीलैंड जो है, वो न्यूजीलैंड की सबसे अच्छी बात ये है कि वो ऑन द अप्रूवल ऑफ वीज़ा वो आपसे फ़ीस मांगते हैं, उससे पहले आपसे 1 रुपया नहीं मांगते। लेकिन ऑन द अप्रूवल ऑफ वीज़ा वो 1 साल की फ़ीस इकट्ठी मांग लेते हैं, विच इज़ अराउंड 33,000 न्यूजीलैंड डॉलर्स बन जाते हैं। तकरीबन पाकिस्तानी 64-65 लाख साल की फ़ीस को ले लेते हैं। बट ये है कि वो आपसे पहले फ़ीस नहीं मांग रहे, वीज़ा अप्रूवल होने पे फ़ीस मांग रहे हैं। तो इस लिहाज से जो है जो बंदे जिनके बैंड्स अच्छे हैं, अब तो यूनिवर्सिटीज़ पहले सबको बता देती हैं कि अगर जो यूनिवर्सिटीज़ आपको एडमिशन दे रही हैं तो आपका वीज़ा 100% लगेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया काफ़ी टफ होता जा रहा है। यूएसए का स्टिल जो है वो वीज़ा ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वेदर वो देंगे कि नहीं देंगे। और कनाडा का भी तकरीबन अब यह है कि अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका गैप नहीं है, गैप से मतलब ये होता है कि अगर आपने एफएससी के बाद तो गैप बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नहीं कर रहे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है आपका। कनाडा में यह है कि बैचलर्स के बाद अगर विद इन 2 ईयर्स आपने जॉब की हुई है और 2 साल का आप साबित कर सकते हैं कि यू आर ऑन अ जॉब फॉर मास्टर्स प्रोग्राम, तो आपका वीज़ा लग जाता है। यूरोप में थोड़ी सी आसानी है, लाइक जैसे स्वीडन में हम फैमिलीज मतलब को भी साथ लेके चले जाते हैं, वो 2-4 साल 5 साल 7 साल इवन के 10 साल तक अभी गैप एक्सेप्ट कर लेते हैं। अच्छा। जर्मनी नहीं करता, जर्मनी, फ्रांस, यूके, स्वीडन, इनकी आजकल वीज़ा रेशो बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, यानी कि एक्सेप्ट कर लेते हैं जी। अच्छा सर, हाउ डू यू इंक्लूडिंग हंगरी। ओके, हंगरी भी। और सर, हाउ डू यू कंपेयर स्टडी इन पाकिस्तान विद द स्टडी अब्रॉड? यार इसके डिफरेंट आप देख सकते हैं। जो सबसे मेन इशू है कि सिलेबस का है। हम लोग जो सिलेबस पढ़ रहे हैं टोटली आउटडेटेड है, वो काफ़ी पीछे हम लोग। सेकेंडली जो हमारे टीचर्स हैं उनकी उस तरह से यहाँ पे वर्कशॉप्स या ट्रेनिंग्स नहीं हो रही जैसे इंटरनेशनली वहाँ पे हो रहा है। सेकेंडली वहाँ पे आप मल्टी कल्चरल लोगों के साथ बैठ रहे हैं और आपका एक्सपोजर बहुत अच्छा हो जाता है। प्लस वहाँ पे
थ्योरेटिकल के साथ आपका जो है वो प्रैक्टिकल या ट्रेनिंग्स बहुत ज़्यादा है, तो इस हवाले से जो स्टडी अब्रॉड है वो काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं पाकिस्तान में अच्छे जो करवा रहे हैं, बाकी अदरवाइज़ तो वो यही है कि थ्योरेटिकली है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं आता। ठीक है। अच्छा सर, व्हेन वी टॉक अबाउट द एजुकेशन सिस्टम या स्टूडेंट के हवाले से, तो स्टूडेंट्स को एक चीज़ में बहुत कंसर्न होता है, क्योंकि मैं भी एक सर्टन टाइम जो है मैंने भी स्कॉलरशिप पे गुजारा है। तो क्या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप होती है, लाइक जो बाहर के ममालिक हैं वो ऑफ़र करते हैं? जी बिल्कुल करते हैं। इसमें 20% भी होती है, 40% भी होती है, 100% भी होती है। 100% भी होती है? यहाँ होती है बिल्कुल, लेकिन वो हर एक के ऊपर नहीं लगती ना। जैसे कि अब उसको हम 100% स्कॉलरशिप कैसे बोलते हैं ना, मतलब टेक्निकली अब हम लोगों ने भी तो मार्केटिंग करनी होती है। जब ये फ्री स्टडी है तो हम कह देते हैं 100% स्कॉलरशिप के साथ आप जा रहे हैं, लेकिन आपका ब्लॉक अकाउंट में पैसा रखवाते हैं, आपको पर मंथ वापस करते रहते हैं। लाइक श्योरिटी बाउंड टाइप? यस एग्जैक्टली। अब 100% स्कॉलरशिप्स का मतलब ये होता है, बहुत सी कंट्रीज जैसे पहले नॉर्वे स्टडी उसकी कंट्री में स्टडी फ्री थी। कोई भी बंदा उसके इंटरनेशनल स्टडीज़ के क्राइटेरिया को मीट कर रहा है और तो उसको स्टडी फ्री दे देते थे वहाँ पर, लेकिन आपका लिविंग कॉस्ट वगैरह आपको खुद बियर करनी है। आजकल इटली का बड़ा ज़्यादा है, लेकिन इटली में आपका एडमिशन हो के वीज़ा लेना थोड़ा सा डिफिकल्ट हुआ हुआ है, जैसे कि अपॉइंटमेंट्स नहीं अवेलेबल होती, फिर वो बेचारे बच्चे 4-4, 5-5 लाख दे के अपॉइंटमेंट्स ले रहे होते हैं। तो अब इटली में भी ये है कि बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल होती हैं वहाँ पे। आप लाइक वहाँ पे जाने के बाद विद इन अ मंथ आपने एग्ज़ाम क्लियर करना होता है नॉर्मली। अब एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो पाकिस्तानी सालाना 20,000 रुपये में आपकी सारी ट्यूशन फ़ी होती है, तो अब वो आपको पे करना पड़ता है सालाना 20,000? यस। अब इस तरह यस, जैसे कि अब यूके या अब बात करते हैं यूएसए की, कनाडा की, ये 20 to 40% दे देते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन योर CGPA, इट डिपेंड्स अपॉन योर IELTS स्कोर। तो इस चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके हम स्कॉलरशिप्स हमें वो कर देते हैं, अलाउ करते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं एक दफ़ा व्हाट्सएप नंबर दोबारा रिपीट कर दूं, और मैं ये भी बता दूं कि फ़ोन पर एक कॉल नहीं मिलेगी, आपको व्हाट्सएप के ऊपर एक कॉल मिलानी पड़ेगी। 0311 850 6545, 0311 850 6545। अच्छा सर, देयर इज़ अ क्वेश्चन, मेरा ख्याल से आप बहुत सारे सवालों का बड़े ही बेबाकी से और बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में जवाब देते हैं। दिस क्वेश्चन इज़ गोइंग टू बी अ बाउंसर फॉर यू, एंड द क्वेश्चन इज़, व्हाट इज़ द कंसल्टेंसी फीस एट आसिफ कंसल्टेंसी? हाँ बिल्कुल ठीक है। यूरोप में हमारी डिफरेंट फ़ी होती है अकॉर्डिंग टू द कंट्री। नाउअडेज़ यूके में हम लोग कुछ भी चार्ज नहीं कर रहे फॉर सितंबर इनटेक। जो बच्चे हमारे थ्रू यूके में अप्लाई करना चाहते हैं, हम उनसे एज अ सिक्योरिटी बॉन्ड अपने पास ज़रूर रखते हैं, लेकिन व्हेन दे आर गोइंग टू फाइल देयर वीज़ा हम उनको वापस कर देते हैं, क्योंकि बच्चों की नॉर्मली आदत ऐसी होती है 4-4, 6-6 कंसल्टेंट के पास चला जाना, इससे भी ऑफर लेटर ले लो, उससे भी ले लो, लेट्स सी अब आगे क्या होगा। तो उससे बचने की खातिर फिर हम लोग करते हैं, बच्चे में सिक्योरिटी बॉन्ड रखवा दो, बट वी आर नॉट चार्जिंग एनीथिंग ऑन ऑस्ट्रेलिया, सॉरी यूके। अब आगे एज इट इज़ जो ऑस्ट्रेलिया में इस काबिल बच्चा होगा तो शायद हम उससे भी फ़ी चार्ज नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये तो एक बहुत बड़ी, आप यूँ कह लीजिए ना, सिंपल वर्ड, एक बहुत बड़ी नेकी है, स्पोर्ट है बल्कि किसी भी बच्चे को जो स्टडी अब्रॉड करना चाहता है, और अगर वो वाकई एलिजिबल भी है, कॉम्पिटेंट भी है, तो आसिफ कंसल्टेंसी जो है वो एक बेहतर प्लेटफॉर्म है उसके लिए। यस सर, थैंक यू सो मच। अच्छा, सर मुझे ये बताइए कि कौन सी जो कंट्रीज़ हैं वो पोस्ट स्टडी वीज़ाज़ जो है वो ऑफ़र करती हैं? ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ करती हैं। इंटरनेशनल लॉ इस किस्म के हैं जो UN के साथ जिनके साइंड हैं एग्रीमेंट्स वगैरह, तो वो देते हैं, क्योंकि वो देखें आप हम लोग ऐसा तो नहीं, कोई जर्मनी से पाकिस्तान में तो पढ़ने आएगा नहीं, ठीक है। तो अब जिसने पढ़ने जाना है तो उनको भी पता होता है यार बच्चा आया 2 साल इसने हमारी, देखो वो आपको ना निचोड़ लेते हैं इन 2 सालों के अंदर, वो आपसे बहुत से प्रैक्टिकल करवाते हैं, वो आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसी परफॉर्म करवाते हैं कि वो आपको उनकी मार्केट में जिनकी ज़रूरत होती है वो आपका, क्योंकि आप बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं, वो आपसे ड्यूरिंग योर थीसिस बहुत सी चीज़ें करवाते हैं, फिर उनको ऊपर स्टडी वो करते हैं। सेकेंडली वो क्या कि जो अच्छी कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं कि जैसे अब जर्मनी की बात कर लें, या जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो क्या करती हैं कि जब उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा होता है तो उसी दौरान ही वो बच्चों को अपनी अपनी कंपनीज़ में इंटरव्यूज़ देख के सिलेक्ट करवा लेती हैं। लाइक अब जैसे कि हम बात करते हैं अब यूके जो है, अब वो उसने देखे ना, उसने तो आपसे
लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए चार्ज किए होते हैं एक डिग्री को कंप्लीट करवाने के लिए। तो आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट देता है जाते साथ ही, और वो मतलब जैसे आपको डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो बच्चे 6 महीनों में अपने पैसे रिकवर कर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया भी देता है, सब कंट्रीज देते हैं, हर कंट्री जो है वो आपको PSW देता है। वो नॉर्मली अब उनके जो मतहत ये इस वजह से दिया जाता है कि बच्चे ने जो डिग्री हासिल की है वो अपनी फील्ड में यहाँ पे कुछ परफॉर्म कर सके और फर्दर अपने आगे लिंगर ऑन करना चाहता है, यहाँ पे रहना चाहता है, अपने वो रह सकता है। बेसिकली तो उनका मकसद ये होता है, लेकिन हमारे कुछ मकसद होते हैं कि हम लोग कुछ ना कुछ पैसे कमा के घर भेज लें। जी अच्छा सर, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और वो ये है कि जैसे आप किसी भी मुल्क में जाते हैं स्टडी अब्रॉड के लिए और आपने एक कंसल्टेंसी जो है वो प्रोवाइड की है, श्योरिटी बॉन्ड भी फॉर एग्जांपल अगर उस मुल्क के पास मौजूद है और हालात कुछ ऐसे हो जाते हैं जैसे अभी 24 घंटे पहले हमारे मुल्क के थे, तो क्या वहाँ पे अगर कोई ऐसा ऑर्डर हो जाता है कि जी जो स्टूडेंट्स हैं कंसर्न मुल्क के वो मुल्क को छोड़ें या तो क्या वो फीस वापस करते हैं या क्या आसिफ कंसल्टेंसी उनमें फिर उनको कोई हेल्प प्रोवाइड या लीगल जो हेल्प है वो प्रोवाइड करती है, कुछ इस तरह होता है? सर मैं एक कभी आपके पास कभी इत्तेफाक हो ना तो एक मूवी है द टर्मिनल। अच्छा, वो उसमें एक ऐसा होता है कि वो बंदा जब जहाज़ में होता है तो वो किसी यूरोपियन कंट्री से अमेरिका आ रहा होता है। तो जब वो जहाज़ में होता है वो अपने एक ये गवर्नमेंट वीज़ा पे आ रहा होता है। तो जैसे जहाज़ में होता है तो उसके मुल्क में जो है वो कू कर लिया जाता है उनकी गवर्नमेंट को। तो वहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें उनकी चेंज हो जाती हैं, मतलब उनकी आर्मी ने उसको कू कर लेती है, तो डेमोक्रेसी वहाँ पे बंद हो जाती है। अब उसका जो वीज़ा होता है, चूँकि वो तो एक सफारती वीज़ा होता है, वो अब कंट्री से बाहर नहीं निकल सकता और पिछली कंट्री की फ़्लाइट्स बंद हो गई हैं, वापस नहीं जा, तो वो 6 मंथ्स उस टर्मिनल के अंदर गुजारता है। ये मूवी उसके ऊपर बनी हुई है ना। तो अब एज इट इज़ जब कोई बच्चा किसी कंट्री में चला गया और पीछे उसकी कंट्री में जंग लगी है तो वो कंट्री उसको कभी भी वापस नहीं भेजती। अच्छा। इवन के अगर वो चाहता है तो वहाँ पे वो रेफ्यूजी वीज़ा अगर जैसे कि अल्लाह ना करे कि ये हमारे दो मुल्कों के दरमियान में जंग बढ़ जाती है या कुछ ऐसा सिनेरियो हो जाता है क्योंकि बड़े बम चल जाते हैं यहाँ पे, तो भाई वो फिर वो कंट्रीज़ आप उन कंट्रीज़ में रेफ्यूजी वीज़ाज डाल देते हो कि आपके पीछे कंट्री तो तबाह हो गई है, जंग की सूरत हाल में वापस तो जा नहीं सकते, आपको कभी भी नहीं निकालते। और जिस हद तक जब तक कि आपका वीज़ा वैलिड है तो वैलिड रहेगा, इवन दो अगर उस दौरान भी अगर जंग चल रही है तो फिर आपका वीज़ा वो एक्सटेंड कर देते हैं या आपका कुछ और वीज़ा आपको दे देते हैं, जैसे ऑस्ट्रेलियन ब्रिजिंग वीज़ा आ जाते हैं या रेफ्यूजी वीज़ाज हैं, इस तरह करके आपको वीज़ाज वो दे देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताइए कि क्या अगर आपके पास स्टडी अब्रॉड वीज़ा हो तो क्या आप अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं साथ? सर बिल्कुल लेके जा सकते हैं, बट ये हर कंट्री के और हर स्टूडेंट के सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। फैमिली से मुराद ये होता है कि आप अपनी मियाँ बीवी और बच्चों को लेके जा सकते हैं। अब उसमें ये देखना होता है कि आपकी फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या है, प्लस वो कंट्री आपको स्टडी स्पाउस की ऑप्शन साथ दे रही है या नहीं दे रही, तो ये सारी चीज़ों को मेल मिला के देखना होता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर आप लेके जा सकते हैं। किसी जगह पे मना नहीं होता, जैसे कि अब जैसे यूके ने मना कर दिया था रिसेंटली कि आप अपने स्पाउसेस को नहीं लेके आ सकते, लेकिन वो भी सम सर्टेन कोर्सेज़ के अंदर उन्होंने मना कर दिया था। अब दोबारा रीओपन कर रहे हैं क्योंकि इस वजह से यूके के अंदर जो है 18% जो है उनकी एप्लीकेशंस कम हो गई हैं, तो अब एसएसएस को दोबारा खोल रहे हैं। नहीं, लाइक अगर किसी एक बंदे के पास फॉर एग्जांपल वाइफ के पास जो है वो स्टडी अब्रॉड वीज़ा है तो वो इस बेस के ऊपर खामन का वीज़ा भी ले सकती है? जी बिल्कुल ले सकती है, ज़बरदस्त यार, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं अगेन आपसे कहूँगा कि उसके फाइनेंशियल कंडीशंस को बड़ा मॉनिटर किया और वो कितनी होनी चाहिए अंदाज़न आपके जो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज हैं उसके मुताबिक? एवरी जगह वो डिपेंड करता है कि आपके खावंद का लिविंग अर्निंग सोर्स क्या है और आपको लिविंग कॉस्ट ऑफ दैट कंट्री वो बियर करनी पड़ती है, कितने उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं या नहीं, और फॉर हाउ लॉन्ग पड़े हुए हैं। अगर आपके खावंद फॉर एग्जांपल उधर चले जाते हैं, एक फीमेल है वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में बैठी हैं या यूके में बैठी हैं, तो अब उनका 1.5 साल का वीज़ा रहता है, तो क्या उतने एक्सपेंसेस हैं आपके पास मौजूद है आपके खामन के पास, और वो वापस आके फिर क्या करेंगे? तो बहुत सी चीज़ों को देखा जाता है, लेकिन हो जाता है। जैसे कि अब नाउअडेज स्वीडन आपको बीवी बच्चों समेत ऑफर कर रहा है आपको वीज़ा। अच्छा जी, और अपने बच्चों को भी साथ लेके जा सकते हैं। अमेजिंग। अच्छा सर, मुझे ये बताइए कि विच इज़
more affordable, English speaking countries or non English speaking countries? अच्छा, नॉन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज जो है, यूरोपियन कंट्रीज हैं। लाइक जैसे फ्रांस, स्वीडन वगैरह। स्वीडन तो आई थिंक इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं नहीं, स्वीडिश लैंग्वेज। स्वीडिश, ओके, हाँ, डिफरेंट है। तो व्हाई इज इट सो, वजह क्या है इसकी? ये इंग्लिश कंट्रीज चूँकि उनकी एक्सेस फॉर होल वर्ल्ड है। अब देखिए ना, एक बंदा इंडिया से भी चला जाता है, मिडल ईस्ट से भी चला जाएगा, रशिया से भी, चाइना से भी, तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए इंग्लिश ही सिर्फ चाहिए। तो वो इंग्लिश को इजीली हर बंदा पढ़ लेता है या बोल सकता है। अगर अब आपको जर्मनी जाना है तो फिर आपको जर्मनी में कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी, वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज में। तो वो आपको, हालांकि नो डाउट वहाँ पे जितना सिलेबस है वो तो इंग्लिश होगा। इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में तो वो इंग्लिश ही उनका होगी मेन लैंग्वेज पढ़ाने के हवाले से। बट कम्युनिकेशन करने के लिए तो वो इतनी बेहतर चीज़ें नहीं है। आप अब अगर आप फॉर एग्जांपल आप यूके, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हो या कनाडा, आप स्टडी वीज़े पे गए हो तो आप इजीली अर्न कर सकते हो। जॉब हंट करने के लिए आपको सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए। इवन कि अंडरस्टैंडिंग लेवल तक आपके पास इंग्लिश है तो भी ठीक है। वाइल यूरोपियन कंट्रीज़ में तो आपको वहाँ की नेटिव लैंग्वेज आएगी तो आपको आपकी ज़िंदगी आगे चल पाएगी ना। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से फिर जो उनकी रिसर्च है या जो उनका वर्क है प्रैक्टिकली, जो भी इन यूनिवर्सिटीज़ ने, उन कंट्रीज़ ने किया हुआ है, वो सारा इंग्लिश में है। और वो जब जर्मन में किसी बंदे ने कोई रिसर्च की हुई है तो पहले वो आपको जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, फिर आगे जाएंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके हाल के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर ये इंग्लिश कंट्रीज़ आ जाती हैं। उनकी यूरोपियन कंट्रीज़ भी हैं, उनकी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, बट इवन दो मेन इशू लैंग्वेज का आ जाता है। लैंग्वेज की वजह से उन्होंने अपनी फीस, जब उनके नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स बहुत ज़्यादा हैं तो फिर उनकी फ़ीसें बहुत ज़्यादा हैं। तो इस लिहाज से वो फिर उनकी अफोर्डेबिलिटी जो है वो थोड़ी महंगी है एज कम्पेयर टू शेंजन कंट्रीज। यानी कि वो डिमांड एंड सप्लाई वाला रूल जो है exactly. वो अप्लाई हो रहा है इधर। यस, देखिए दूसरा उसमें किसी न किसी जगह पे जाके ये लाजमी साथ बात टच होती है कि आप वहाँ पर जाके कमा कितना सकते हो, और कमाने के लिए लैंग्वेज बैरियर है, मस्ट है। अच्छा सर, इज इट फास्टेस्ट वे टू गो अब्रॉड, लाइक जो स्टडी वीज़ा है, स्टडी अब्रॉड वीज़ा है? बिकॉज आपकी गुफ्तगू से और जितना एनालिसिस मैं अभी कर पाया हूँ, मुझे तो लग रहा है कि अगर किसी ने विद फैमिली भी जाना है तो स्टडी अब्रॉड वीज़ा इज़ द फास्टेस्ट वे टू हैव इट। यस, जैसे कि स्वीडन पर थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, इनका साल लग जाता होता है, या जर्मनी के ऊपर 8-10 महीने 12 महीने लग जाते हैं, स्वीडन पर इतना टाइम लग जाता है। वो उन पर टाइम लगता है। बाकी तो 4 to 6 मंथ्स का तमाम प्रोसीजर होता है कंट्रीज़ के, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ओके और आप जो है स्किल मैटर करता है इसमें? फॉर एग्जांपल अगर आप स्टडी वीज़ा करने जा भी रहे हैं और आप साथ ये भी शो करते हैं कि आई हैव सम सर्टेन स्किल, और उस स्किल की उस मुल्क में डिमांड हो, तो क्या आपको एक बेनिफिट होता है, प्लस पॉइंट होता है? बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट होता है। देखिए एक बंदा है वो, मतलब जैसे कि नाउअडेज आईटी वालों को बहुत ज़्यादा कंट्रीज एडमिशन्स दे देती हैं। लाइक अब आप कहते हो कि मैंने, हाँ, इसमें थोड़ी सी उनकी 2 चीज़ें मैटर करती हैं। स्किल्स बहुत मैटर करती है कि यार ये कल लेटर ऑन ये बच्चा हमारे कंट्री में आके कोई ना कोई हमारी इकोनॉमी में रोल प्ले करेगा, ये आएगा, इससे हमें बेनिफिट होगा। दूसरा होता है पैसे झांपने का तरीका, जैसे अकाउंटिंग पढ़ा दी, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा दी, तो ये तो इससे उनकी कंट्री में आपको ज़रूरत नहीं है आपकी, बट उसमें इजीली वीज़ा मिल जाता है, बट कोई आपका फ्यूचर इतना ब्राइट नहीं है। तो इस लिहाज से वो बच्चों को इन टाइप के जो वीज़ाज सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें वीज़ा बहुत इजीली दे देते हैं, लेकिन उन बच्चों का वहाँ पे इतना फ्यूचर नहीं होता, ब्राइट नहीं होता है, फ्यूचर ब्राइट नहीं है वहाँ पे। अच्छा सर, कुछ प्रोग्राम्स हैं जो कि इवन यूएस की जानिब से चल रहे थे, जैसे एक फुल ब्राइट प्रोग्राम है, वो अभी यही कहा जा रहा है कि बंद कर दिया गया है यूएस की जानिब से। इस तरह के और भी प्रोग्राम्स हैं, तो क्या ये हेल्प आउट करते हैं कंसल्टेंसी के साथ, और अगर कोई इसमें जाना चाहे? नहीं, ये थोड़ा सा यहाँ पे मैं करेक्ट कर दूँ शान आपको कि ये फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स ऐसे थी, एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते थे कि हमारी कोई भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से 2 बच्चे लिए और उनको अमेरिका भेज दिया, अमेरिका वाले 2 बच्चों को पाकिस्तान भेज दिया। तो जो हमारे बच्चे वहाँ पे जाएंगे उनको स्टाइपेंड भी मिलेगा, उनको घर भी या हॉस्टल भी मिलेगा, उनको पिक एंड ड्रॉप भी मिलेगा, उनकी ट्यूशन फीस 0 होगी। वो जैसे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम हम अच्छा, यानी कि इसका कोई ताल्लुक जो है वो, और जाहिर है जब ये सब कुछ होगा तो वीज़ा भी आसानी से ही मिल जाएगा, क्योंकि जाहिर है 2 ममालिक ट्रेड कर रहे हैं आपस में। जी बिल्कुल सर, ये $1 बिलियन की इकोनॉमी है।
तो वो थोड़ा बंद करने लगे हैं ऐसा किसी के लिए। ऐसा ही ट्रू ट्रू। अच्छा सर, ख़ास तौर पे अगर हम अपने कल्चर से बात करें या ट्रेडिशन से बात करें, जब हमारे यहाँ से कोई बच्चा जाता है, जैसे भी आपने फरमाया भी कि 30-35 लाख रुपए तो कम से कम मिनिमम चाहिए ही हैं। अब ज़ाहिर है या वो अपनी ज़मीन बेचेगा या गाड़ी बेचेगा या घर बेचेगा, वालदैन बेच के उसको भेजेंगे, तो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट समझ के वो ये कर रहे होते हैं। तो वो जो बच्चा वहाँ पर गया है, हाउ ही कैन रिकवर दैट इन्वेस्टमेंट जो कि वो स्टडी अब्रॉड के लिए कर रहा है? निशान, ये तो मैंने आपको इंग्लिश कंट्रीज़ का बताया था। अगर हम यूरोप में जाते हैं तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 12 lakhs अप टू 12 लाख से भी स्टार्ट हो जाती अच्छा। है। ये सब साइप्रस सस्ता है, और इजीली मिल जाता है वीज़ा? इजीली मिल जाता है। आपको हंगरी मिल जाता है। नहीं, वीज़ा इजी नहीं मिलेगा, वीज़ा का इंटरव्यू और ये चीज़ें टफ हैं, लेकिन एक्सपेंसिव नहीं है। चूँकि फिर हमारे लोग या हम यूजुअली यही सोच रहे होते हैं कि यार हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कमाएं ज़्यादा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर वीकली आपको 20 आवर्स मिनिमम अलाउड होते हैं कि आप कोई भी वाइट कलर जॉब करना चाहते हैं जिसकी सैलरी आप अपने अकाउंट में लेते हैं, तो आपको ऑफिशियली 20 आवर्स पर वीक होता है, जिसमें कि बच्चा इजीली अपने आप को मैनेज कर लेता है। और अगर बाकी होता है कि बच्चे जो हैं वो फिर ऑफ द रिकॉर्ड जॉब्स करते हैं, कैश पे जॉब करते हैं। वो अब जैसे बच्चे हैं जिनकी क्लासेस हफ्ते में 2 से 3 दिन है, तो 3-4 दिन अगर वो फारिग है तो वो इजीली वो अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं, दिन में 12-12 घंटे जॉब कर लेते हैं, तो उससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और जॉब्स मिल जाती हैं वहाँ पे, लाइक गैस स्टेशन पे या कैश एंड कैरीज वगैरह, इसी तरह की जॉब्स पर ज़ाहिर करते हैं? यस, देखो, इट डिपेंड्स कि आप कितने शार्प हो ना। आपको पोस्ट ऑफिस से लेके हर जगह की जॉब्स मिल जाती हैं। आपको डिश वॉशिंग की भी मिल जाएगी, आपको एज अ ड्राइवर भी मिल जाएगी, आपको किसी अच्छी कंपनी भी मिल जाएगी। अब यू नीड अ रेफरेंस ओवर देयर। अब जैसे शेंजन कंट्रीज़ हैं, आपको उस कंट्री की थोड़ी बहुत लैंग्वेज आती है तो आपको इजीली जॉब मिल जाएगी। लेकिन अब चूँकि हमारा जब ज़्यादातर पर्पज़ जो हम पाकिस्तान के अंदर, एक थोड़ा सा अच्छी बात भी और बुरी बात भी अच्छी इस तरह से है कि बच्चे इजीली जिस तरह से अफोर्ड करके गए होते हैं अपने पैसे जल्दी रिकवर कर लेते हैं। बुरा यह है कि उनके फ्यूचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। नॉर्मली दे डू ऑड जॉब्स लाइक फूड डिलीवरी बॉय और उबर वगैरह चला ली, या ऐसी जॉब्स कर ली जिनकी आपको वेज तो वक्ती तौर पे बहुत अच्छी मिल रही है, लेकिन फ्यूचर में जब अपनी फील्ड से रिलेवेंट जॉब हंट करने जाएंगे तो फिर उसमें एक्सपीरियंस नहीं होगा। यस, एक्सपीरियंस नहीं होगा। ये मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियंस को दिखता हूँ कि काफ़ी हद तक वो अपनी लाइंस को बहुत ज़्यादा सेट रखते हैं, तो वो फिर इजीली उनकी जॉब्स हो रही है। नहीं, आपने बहुत टेक्निकल बात की है कि प्रॉब्लम ये है कि यहाँ से लड़का गया, वो आपने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ पे ज़ाहिर है वेज अच्छी है, फिर आप जब उसको डॉलर या पाउंड में कन्वर्ट पाकिस्तान में करते हैं तो वो पैसे अच्छे बन जाते हैं। अब वो भेजने वाले को और पैसे रिसीव करने वाले को लग रहा होता है कि बेटा जो है वो महीने के 4 लाख या 5 लाख भेज रहा है, लेकिन वो एक्सपीरियंस तो काउंट हो ही नहीं रहा। मतलब अब जब आप रेलेवेंट फील्ड पे जाएंगे, आप ये तो नहीं कहेंगे कि मैं ऊबर चलाता रहा हूँ या मैं डिश वॉशिंग करता रहा हूँ। काम छोटा बुरा नहीं होता, लेकिन आपको अपनी फील्ड जो है वो मेंटेन रखनी चाहिए। अच्छा मैं जिशान यहाँ पे एक चीज़ ऐड करता जाऊँ। अब कनाडा के अंदर हमारी वीज़ा रेशो इतनी अच्छी नहीं है ना पाकिस्तान की, ठीक है। 30-40% मैक्सिमम हमारी वीज़ा रेशो है। अब उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं जैसे बता रहा हूँ ना, इंडियंस वहाँ पे गए, ये सिख बिरादरी जो है, तो इन्होंने इतना को होल्ड कर लिया है ना वहाँ के कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, इवन के वीज़ा ऑफिसर्स तक उनके अपने बैठे हुए हैं। तो वो ये एक बहुत बड़ा इशू है कि वो हमारा वीज़ा अप्रूव ही बहुत कम होता है वो, और उनके वीज़ा इवन के मैं अपने कई जो मेरे इमिग्रेंट्स हैं वो कहते हैं यार हमें ऐसा लगता है कभी कभी टोरंटो नहीं है, हम किसी पंजाब के गांव में आए हैं, खालिस्तान में बैठे हैं। यस, एग्जैक्टली। और वो कहता है सर हमें नहीं लगता कि इन बच्चों ने कभी 5 बैंड भी किया हो, ये पता नहीं कैसे यहाँ पहुँच जाते हैं। इनको सही तरह से तो वो कहते हैं कि जैसे हमारी उर्दू है वो नहीं बोलनी आती, तो ये कैसे इतना कर सकते हैं बैंड्स, लाइक 6, 6.5, 7 बैंड। मतलब ये वहाँ पर भी बसों में भी, होटलों पे भी, पार्क्स में भी अपनी लोकल लैंग्वेज बोल रहे होंगे। ओके, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, आई गेस कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो मोहतरम या मोहतरमा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, चलें, आई थिंक लाइन जो है वो ड्रॉप हो गई है। दोबारा आप कॉल कर लीजिएगा, व्हाट्सएप पे आपको कॉल करनी पड़ेगी, और कॉल करने के लिए नंबर मैं एक दफ़ा दोबारा बता रहा हूँ, 0311-850-6545, 0311-850-6545। और मूविंग फॉरवर्ड जी, सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ड्यूरिंग स्टडी वीज़ा जो स्टूडेंट है वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकता है?
बिल्कुल इजीली कर सकता है। हम्म। अब मैं अब किस कंट्री की मुझसे एग्जांपल आप पूछना चाहते फॉर एग्जांपल 12 लाख वाले की बता दें, बिकॉज हैं? अब नीचे से ऊपर जाता है। साइप्रस चला गया, ठीक है। हम्म। अब साइप्रस में मतलब उसने ऑलमोस्ट 1 साल की फीस जमा करवा दी है, ठीक है। हम्म। अब वहाँ पे जाके उसको 20 आवर्स तो मिनिमम वेज मिल गया। अलाउड है, ठीक है। तो अब वो आप समझे कि अगर वो 5 यूरो भी पर घंटा कमा रहा है, तो अगर दिन में वो 12 घंटे काम करता है तो 60 यूरो कमा रहा है, तो अब उसको मल्टीप्लाई बाय 30 करें तो 1800 यूरो वो कमा रहा है, विच इज़ एन हैंडसम अमाउंट। तो वो इजीली अपनी फैमिली को सपोर्ट कर लेता है। और लाइक पैसे वगैरह भेज सकता है, या इट्स रियली एग्जैक्टली, गुड। इजीली। अच्छा जी, डू वी हैव अ कॉलर विद अस? ओके, अस्सलाम वालेकुम कॉलर। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। आई थिंक कुछ टेक्निकल बैरियर है जो हमारे और कॉलर के दरमियान आ रहा है, तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रही है मोहतरमा? जी, मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ। जी मिस्टर शुक्र मेरा नाम है। मैंने आपका ये प्रोग्राम सुना था, मैं आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रही जी थी। जी मेरा बिल्कुल। बेटा जो है वो ए लेवल पार्ट 2 का एग्जाम दे रहा है और उसके सब्जेक्ट जो है वो अकाउंट, बिजनेस और इकोनॉमिक्स है ना। ठीक है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि इसके लिए मतलब जो स्कॉलरशिप पे या बाय स्टडीज के लिए जो जाते हैं अकाउंट्स की, अगर वो करना चाह रहे हैं, अकाउंट्स में करना चाह रहे हैं, तो आप मुझे कर सकते हैं सजेस्ट कौन सी कंट्रीज जी हैं जी 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 बिल्कुल, कि मैं समझ जिसमें। गया हूँ, सवाल समझ गया हूँ आपका। जी जी। मिसेस शकूर साहिबा सर हमारे साथ मौजूद रहीं और उनका सवाल ये था कि उनका बेटा जो है अकाउंट और जी, बिजनेस की फील्ड है, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन सा मुल्क उनके लिए बेहतर है स्टडी अब्रॉड वीज़ा के लिए? मैं मुल्क तो सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं उनको सबसे पहले सजेस्ट करूँगा कि वो पढ़ें क्या। नॉर्मली आजकल जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, इसको हम फिनटेक बोल रहे हैं, इनका बेटा जो भी आगे अकाउंट से रिलेटेड पढ़े, उसने इकोनॉमिक्स भी रखी हुई है, सब्जेक्ट अकाउंटिंग भी है उसकी, तो फिनटेक में जाए। और फिनटेक की आजकल यूरोप भी बहुत अच्छी दे रहा है, स्टडीज़ दे रहा है। फिर उसके अलावा ये इंग्लिश कंट्रीज़ भी बहुत दे रहा है। नाउ इट डिपेंड्स अपॉन हर पॉकेट ठीक कि वो है। किस में जाना चाहेंगे। मैं तो अगर पहली प्रायोरिटी अगर आप मुझसे कहेंगे तो आई सजेस्ट यूके, देन कनाडा। और फिर हमने ये भी देखना है कि आगे बच्चा सर्वाइव कैसे कर सकता है। यूके और कनाडा इंग्लिश कंट्रीज़ में पहले से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में लेटर ऑन इसकी पीआर नहीं हो पाएगी राइट नाउ जो कंडीशन चल रही है। उसके बाद मैं इसको ऑफर कर दूंगा कि ये फ्रांस चला जाए, हंगरी है, जर्मनी है, इधर चला जाए इन कंट्रीज़ में। ओके। अच्छा सर, एक थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है यहाँ पे, एज अ ले मैन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो शेंगन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे हमने जो सुना है और किसी हद तक हकीकत भी है कि अगर आपके पास शेंगन वीज़ा हो तो आपके लिए यूरोपियन कंट्रीज़ अलाउड होते हैं, आप किसी भी मुल्क में जाएं, इज इट? और यस, क्या वो स्टडी अब्रॉड वीज़ा पे भी अप्लाई होता है या? यस, एग्जैक्टली। इफ़ यू हैव अ शेंजन वीज़ा ओनली फॉर 2 days, उस पर भी आप तमाम कंट्रीज घूम सकते हैं। मतलब यूरोपियन ममालिक में जितने भी ममालिक हैं आप सब शेंजन, में जा यस, सकते हैं? यूरोप में तो आई थिंक काफ़ी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, बट शेंजन में 27 कंट्रीज़ हैं, 27-28 कंट्रीज़ हैं। उनके लिए आपको वीज़ा लेना, जैसे कि अब हमारे बच्चे, जो मैं अभी रिसेंटली बच्चे का मैंने अभी भेजा था हंगरी, उसके वालदैन मुझे बाद में मिलने आए। कहता जी वो अभी रिसेंटली स्पेन गया हुआ था अपने कज़नों को मिलने, फिर अब उसके बाद एक दफ़ा इटली भी गया, कज़नों को मिल के आया। तो आपको जस्ट यू हैव टू बाय, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद आपको 1 महीने के बाद टीआरसी कार्ड मिल जाता है। वीज़ा तो आपको नॉर्मली 2 से 3 महीने से ऊपर का नहीं मिलता शेंजन कंट्रीज में। आपको टेम्परेरी रेजिडेंसी कार्ड होता है जिसे हम टीआरसी बोलते हैं, वो मिलेगा आपको। उसके ऊपर वो फिर आप इवन के वो पाकिस्तान में भी ट्रैवल उसी वीज़ा पे करेंगे, उसी कार्ड पे करेंगे। अमेजिंग अमेजिंग। तो सर फिर ये बेहतर नहीं है शेंगन कंट्रीज़ को ज्वाइन करें, रादर देन जिस तरह वो एक मिसाल भी है कि बजाय ये कि आप बड़े तालाब की छोटी मछली बने, आप छोटे तालाब की बड़ी मछली बन जाए? सर दिस इज़ द रीज़न कि इन कंट्रीज़ का वीज़ा रेशो बहुत बेहतर कर दी गई है। और ये देखें, अब इन कंट्रीज़ को भी पहले ये था कि ये लोग इकोनॉमिकली ठीक थे, लेकिन नाउ दे हैव सीन कि जैसे मैंने आपको 1-2 प्रोग्राम्स पहले ही बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की मिनिमम इनकम जो स्टडी वीज़ा की है, दैट इज़ मोर देन 42 बिलियन यूएस डॉलर्स। तो हम तो 1-2 बिलियन डॉलर के लिए हमें सारा साल मेहनत तरले करने पड़ जाते हैं। ये स्टडी वीज़ा से सिर्फ इतना कमाते हैं। शेंजन का सिर्फ ड्रॉबैक ये होता है कि वो कहते हैं यार बच्चा यहाँ पे आता है, यहाँ से आके आगे भाग जाता है, किसी और कंट्री में चला जाता है, पढ़ता नहीं है, तो हमें इस वजह से इशूज़ बनते हैं। तो जो अब बच्चे अच्छे हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ खुद टेस्ट लेती हैं या उनकी एम्बेसीज टेस्ट लेती हैं, वो वीज़ाज़ दे रही हैं और बहुत अच्छी वीज़ा रेशो अब उन्होंने कर दिया है पाकिस्तान के हवाले से भी शेंजन कंट्रीज़ ने। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, मूविंग फॉरवर्ड, जो आसिफ कंसल्टिंग है क्या वो अकोमोडेशन के हवाले से फैसिलिटीज़ देती है? लाइक जो बच्चा वहाँ पे जा रहा है, ज़ाहिर है
उसको इस तमाम तर मामला देखने पड़ते हैं, तो क्या उसमें भी हेल्प आउट करती है जो कंसल्टिंग कंपनी है आपकी? यार ये हमारी सर्विसेज में तो शामिल नहीं होता जिशान, लेकिन जैसे कि बहुत सी कंट्रीज़ में हमारे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं या इमिग्रेंट्स या वर्क परमिट्स होल्डर होते हैं, तो फिर हम उन अपने जानने वालों को से रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि काइंडली हमारे इस बच्चे को अकोमोडेट कर दीजिएगा। तो बच्चे एज अ पाकिस्तानी होने के नाते एक दूसरे को काफ़ी हेल्प आउट कर देते हैं। मतलब यहाँ तक भी होता है, कुछ कुछ ऐसे भी हमारे अच्छे लोग हैं जो बच्चों को पिक एंड ड्रॉप भी दे देते हैं, हम एयरपोर्ट से आपको पिक भी कर लेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। तो वो डिपेंड करता है कि उसकी लोकेशन क्या है। लेकिन अब इसमें समटाइम्स ऐसा भी होता है कि एक बच्चा है वो जाता है, वो उसको यूनिवर्सिटी समटाइम्स अकोमोडेशन दे रही है, या किसी के कोई ना कोई अपने जानने वाले होते हैं। समटाइम्स हम बच्चे को कहते हैं यार आप इस जगह पे जा रहे हो, हफ्ते 10 दिन की या हमको अकोमोडेशन अरेंज करवा देते हैं किसी से खिला के, तो बाकी फिर आप अपना खुद देख लीजिएगा, क्योंकि फिर बच्चों ने अपने हिसाब से देखना होता है यूनिवर्सिटी कितनी नज़दीक है, कि वहाँ पे और उस बैच में कोई और पाकिस्तानी बच्चा मिल गया, वो कहते हैं यार उधर मिल के ले लेते हैं, यूनिवर्सिटी के नज़दीक ले लेते हैं। तो ये वो सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि इस पे आप थोड़ा सा बात इस हवाले से ज़रूर कीजिए, बिकॉज यू हैव सर्टेन एक्सपीरियंस इन इट, और आप बहुत सारे जो बच्चे वहाँ जाते हैं आप उनसे मिलते भी रहते होंगे, उनको ज़ाहिर है पहली जो रिक्रूटमेंट है या जो इंटरव्यू है वो तो आपके साथ ही उनका होता है। जी। जो बच्चे यहाँ से जाते हैं, ज़ाहिर है मुल्क अजनबी होता है, शहर अजनबी है, लोग अजनबी हैं, तो ज़ाहिर है थोड़ा सा लो कॉन्फिडेंस का भी शिकार हो जाते होंगे या थोड़ा सा घबराहट का भी शिकार हो जाते होंगे। तो एक आध टिप जो आप उनको इस हवाले से दे सकें कि जब आप वहाँ पर पहुँचें, ये ऑब्वियस है कि आप थोड़ा सा घबराएंगे भी, थोड़ा सा डरेंगे भी, तो हाउ टू कॉप अप विद दैट, लाइक पहले जो 4-5 दिन है किन चीज़ों का ख्याल रखना है आपने? जान पहली नहीं, होम सिकनेस तो ज़रूर होती है, लेकिन बंदे को खुशी भी बड़ी होती है मैं चले हाँ जी ठीक है। तो पहले से जब से उसका वीज़ा प्रोसेस हो चुका होता है ना, ख्वाबों में वहाँ पहुँच चुका होता है, ला होम सिकनेस बहुत ज़्यादा होती है। हम बच्चों को सबसे पहले ये कहते हैं कि बच्चों जो पहला 15-20 दिन है ना, आपको बड़ी तंगी होगी। जो फॉर एग्जांपल जो यूरोपियन कंट्रीज जाते हैं, लैंग्वेज का आपको लगेगा, ऐसे ही ठीक है, और ऐसी चीज़ें वगैरह जो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है आपको ना, तो वो फिर बच्चों को हम लोग साथ मोटिवेट करते हैं कि भाई ये आपका फ्यूचर है, आपको उसको बनाना है। तो ये साथ में मैं एज आप कह सकते हैं एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, काउंसलर आप करते हैं। यस एग्जैक्टली, अपने जो है वो अपने स्टूडेंट्स के लिए उनके पेरेंट्स को भी समझाना पड़ता है कि भाई अब बच्चे को आपने अब पीछे से शय नहीं देनी, या वीडियो कॉल करके रोना नहीं पीछे। या एग्जैक्टली, तो बच्चे हमने आपको भेज दिया, आप आपने खुद करना है, सब कुछ मैनेज करो। हमारे पास जो जमा पूंजी थे हम आप पे लगा चुके हैं। सही बात। तो कभी ऐसा इशू हुआ नहीं कि कभी कोई बच्चा वापस आया हो। बस एक रिसेंटली एक मेरा हुआ है कि मैंने एक वर्क परमिट पे भेजा हुआ था बच्चे को, वो साल रह के वापस आ गया। मैंने कहा क्यों, कहता बस घर की याद आ रही। मैं कहा चलो, पूरी दुनिया रोती है कि हम कहीं शंजन में पहुंच जाएं। और कौन से मुल्क में गए थे? यार ये क्रोएशिया में था। अच्छा अच्छा। तो सर, इसमें अगर हम थोड़ी सी इसकी लीगलिटी के ऊपर बात कर रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई स्टडी अब्रॉड वीज़ा के लिए गया है या वर्क परमिट पे गया है और वो टाइम पूरा होने से पहले या स्टडी बीच में छोड़ के या वो वर्क छोड़ के वहाँ से आ गया है, तो क्या दोबारा अगर कभी वीज़े के लिए अप्लाई करेगा तो ये प्रॉब्लम होगी, ये रिकॉर्ड उसके आड़े आएगा? वर्क परमिट का तो इशू नहीं होता अगर वो लीगली आ गया है वापस ना, और उसके ऊपर कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, तो फिर तो कोई इशू नहीं होगा। लेकिन स्टडी वाले को तो फिर दोबारा नहीं, क्योंकि ना तो उसने डिग्री कंप्लीट की है। फॉर एग्जांपल आपने 4 साल की डिग्री थी, 3 साल पढ़ के भाग आया, तो फिर आपको तो फ्यूचर ज़ाया हो गया ना। ना तो आपको पाकिस्तान में कोई यूनिवर्सिटी इस तरह एडमिशन दे रही होगी, ना उधर उनकी कंट्री में कैसे आपको यूनिवर्सिटी मजीद दोबारा कोई एडमिशन देगी, क्योंकि वो इसको गैप कंसीडर करेंगे। यार यू आर नॉट सीरियस विद योर स्टडीज, तुम पहले वहाँ से वहाँ चलो, किसी को एक्सीडेंट हो गया है, कुछ ऐसा इशू हो गया, तो उसकी तो यूनिवर्सिटीज़ खुद हेल्प आउट कर देती हैं, हम आपका वीज़ा बढ़ा देते हैं, आप घर चले जाओ, ऐसा कर लो। हमारा एक बच्चा था, उसका ड्यूरिंग द स्टडीज़ इन ऑस्ट्रेलिया उसका एक्सीडेंट हो गया, उसको बैकबोन का इशू हो गया। आप यकीन करें कि उसको गवर्नमेंट ने खुद से 6 महीने पे करती रही है कि आप घर पे रहें, रेस्ट रहें, उनको नर्स तक उसको प्रोवाइड की गई है, क्योंकि इंश्योर्ड था। इंश्योरेंस के थ्रू उसको सब चीज़ें घर पे उसको पेमेंट मिलती रही है पर मंथ $3,000। फिर उसने इन द मीन वेल अपनी उसका फिर लेट हो गई स्टडीज़, 6 महीने वो लेटर रहा, साल उसको ट्रैवल करने की इजाज़त नहीं थी, तो वो 1.5 से 2 साल उसके ज़ाया हुए। तो इन द मीन वेल उसकी स्टडी निकाह हो गया, निकाह टेलीफोनिक, उसकी बीवी के ब्याह पे बाद में उसकी PR हो गई, ठीक है, उसको गवर्नमेंट ने तंग नहीं किया, इस हद तक आपको सपोर्ट। यानी कि अगर आप एक प्रॉपर लीगल वे से चलते हैं तो वो आपको बाकायदा सपोर्ट करेंगे इसमें। या एग्जैक्टली, आप ये कहेंगे मैं पाकिस्तान में आया हूँ, मैं गिर गया हूँ, मेरा सर फट गया और मैं अब
6 महीने नहीं आ सकता तो कहेंगे यार ये बच्चा नहीं, या तुम्हें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करो, अदरवाइज फिर हम आपको कैंसिल कर देंगे या मजीद आपको एक्सटेंड नहीं करेंगे, आपको हेल्प आउट नहीं करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा सर, लैंग्वेज टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ना जब भी आप कंट्रीज़ के लिए वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो क्या आसिफ कंसल्टिंग उसमें भी हेल्प आउट करता है, तैयारी करवाने में या टिप्स देने में, उसमें भी हेल्प आउट करता है? अब यार क्वेश्चन रह गया कि डन बेस तो नहीं करवाते हैं नहीं यार देखो, हमारे जो अपने स्टूडेंट्स होते हैं उनको हम लोग खुद तैयारी करवाते हैं, क्योंकि हमें उनका रिजल्ट चाहिए होता है। ठीक है। हमारे अपने पैनल पे टीचर होते हैं, वो पढ़ाते हैं। अदरवाइज हमारे एक और बड़े अच्छे जिनको ज़्यादा स्कोर चाहिए होता है, तो फिर हमारे एक बहुत अच्छे फ्रेंड हैं इस्लामाबाद में, हम उनका कोचिंग सेंटर है आर्ट्स का, उनके पास भेज देते हैं फेट में। तो बस फिर इस तरह करके हम हेल्प का टिप्स देते हैं, ज़रूर देते हैं। कुछ बच्चों को सिर्फ ये चाहिए होता है कि इंग्लिश बड़ी अच्छी होती है कि बस थोड़ा बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिया। अब तो जितने भी टेस्ट हैं वो अब कंप्यूटर बेस्ड हो गए हैं, बस वो हेल्प आउट हम करते हैं बच्चों को करवाने में। अच्छा, आपने चलें उस तरफ इशारा कर ही दिया, ये बहुत लोगों का सवाल होता भी, और ख़ासतौर पे स्टडी वीज़ा का तो लाजमी होता है, क्योंकि ज़ाहिर है एक नौजवान बच्चा भेजना होता है, उसको ये भी कंफर्म नहीं होता कि वहाँ जाके सेटल भी होगा या नहीं, वापस ना आ जाए कहीं, और एंड ऑल दैट स्टफ। तो पेरेंट्स भी कंसर्न होते हैं। तो सर इस हवाले से ज़रा बताइए कि आपके पास डन बेसिस पे आते होंगे लोग, कहते होंगे, तो क्या ये पॉसिबल है इस वीज़े को? हालांकि आप बारहा दफ़ा इसका जवाब दे चुके हैं, लेकिन हर प्रोग्राम में मैं सवाल ये इसलिए पूछता हूँ क्योंकि ये मोस्ट कंसर्न सवाल होता है हर बंदे का। आप जिससे भी बात करें वो कहेगा यार तुसी 10 लाख नहीं 15 लाख ले लेना, लेकिन जिस दिन वीज़ा लगेगा उस दिन लेना। तो ये स्टडी अब्रॉड वीज़ा स्पेसिफिकली डन बेसिस पे हो सकता है? यार यही होता है, या रिस्क आप लेंगे या हम लेंगे, लेकिन अब ये अफोर्डेबल नहीं रहा। आम लोग ऑस्ट्रेलिया का कर लेते थे, चलो वो कॉलेजेस होते थे, उनकी फीसें कम होती थी, तो ठीक है यार हम फीस पे कर देंगे, या समटाइम्स हमें कॉलेज वेव ऑफ इस तरह कर देते थे, अब हम इनिशियली थोड़ा सा डिपॉजिट दे दें, हम आपको रसीद जनरेट कर देंगे कि आपकी फुल फ़ी आ गई है, बाकी फ़ी ऑन द अप्रूवल ऑफ वीज़ा दे दीजिएगा। तो फिर तो हम कर लेते थे। अब आप देखो ना कि एक बच्चे का हम लोग 9,000 पाउंड या $18,000 या $15,000 खुद से तो फ़ी नहीं पे कर सकते। True. ना ऐसा कोई आसिफ कंसल्टिंग का अपना ज़ाती बैंक है कि वहाँ से उठा के फ़ीसें पे करता रहे, तो वो ये नहीं होता। आप ऐसा हो नहीं सकता। अब वीज़ा फ़ीस लोग हर कंट्री ने बड़ी बढ़ा दी है, शुक्र है ये गवर्नमेंट ऑस्ट्रेलिया के भी जो नई सिलेक्ट हुई है तो अच्छा हुआ है। अदरवाइज इन्होंने अब जो दूसरी इसके अपोनेंट था इस गवर्नमेंट के, देवर सेइंग कि हम लोग जो वीज़ा फ़ी है वो $5,000 करने लगे हैं, विच इज़ अराउंड 9 लाख प्लस। तो 9 लाख अगर वीज़ा फ़ीस हो जाएगी तो कौन रिस्क लेगा यार, कोई भी नहीं लेता। तो बस बच्चों को ये होता है कि बस शायद वही बार बार वही बात है कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी है कि डन पे हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, जो बाहर की डिग्रीज़ हैं, देखिए एट द एंड ऑफ द डे हमारी एक इमोशनल अटैचमेंट भी तो अपनी मिट्टी के साथ है ना। हम जितना भी कहेंगे हम बाहर जाना चाहते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे बैक एंड पे होता है यार हमने इस मुल्क को सर्व करना है। अगर हम वहाँ से पढ़ भी लेते हैं तो चलो इस मुल्क को हमने सर्व करना है। तो क्या सर जो बाहर से पढ़ी हुई डिग्रीज़ हैं उनकी पाकिस्तान में वैल्यू है? बिल्कुल वैल्यू है। मल्टीनेशनल है और जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है इनका, क्योंकि उनका एक्सपोजर नॉर्मली ज़्यादा होता है यहाँ के स्टूडेंट्स के निस्बतन, तो वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होता है उसके ऊपर। ठीक है सर, व्हाट इज़ द करंट वीज़ा अप्रूवल रेशो? नॉन इंग्लिश स्पीकिंग की भी बता सकें आप, और जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं इसमें जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस, हंगरी, यूके, इनकी वीज़ा रेशो जो है 90% प्लस चल रही है इस टाइम। 90% प्लस है, यस। ठीक है। और न्यूजीलैंड की भी आप कह सकते हो ऑलमोस्ट अब 90% प्लस है, लेकिन उसमें थोड़े से बच्चे कतराते हैं कि उसकी वीज़ा फ़ी बहुत ज़्यादा, लेकिन है वीज़ा ऑन द अप्रूवल ऑफ वीज़ा आपको स्टूडेंट फ़ी भरनी है, क्योंकि फिर स्टूडेंट फ़ी है ज़्यादा। ओके। एंड सर, अगर आप एक रॉ वैंडेटा हमें प्रोवाइड कर सकें कि आपके पास जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं आइदर फीमेल्स ज़्यादा हैं या मेल ज़्यादा हैं, क्योंकि अब रुझान थोड़ा सा पेंडुलम शिफ्ट हुआ है। पहले ये था कि यार बच्चे नू बाहर भेजो, डिग्री कर भी लवे और या वहाँ पे कोई काम कर लें, देन ही शुड कम बैक। लेकिन नाउ फीमेल्स के हवाले से भी अब बच्चियाँ हमारी ज़्यादा लाइक हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? जो वालिदैन सुन रहे हैं कि फ़ीमेल्स के लिए सेफ़ है स्टडी अब्रॉड? स्टडी अब्रॉड बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन आप फीमेल्स के हवाले से मैं बताऊँगा कि आप पहले ये देखें कि आप किस कंट्री में करवा रहे हैं और उसकी कितनी फ़ीस है, क्या वो बच्ची इस काबिल है कितना वहाँ पे कमा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अब देखो हम स्टडी वीज़ा करते हैं, मैं बड़ी ओपन से आपसे बातें करता हूँ। हम किसी को फ्री कंसल्टेंसी क्यों करवा रहे हैं विदाउट कंसल्टेंसी फ़ी? हम एक आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे में यूनिवर्सिटीज़ के एक बैग्स देती हैं,
अब मैंने एक बच्चे के साथ उसकी फ़ी इतनी ज़्यादा करवा दी है कि उसके पेरेंट्स तो ये सोच रहे हैं भाई ये तो जाके को 2 एक महीने बाद हमें भी 1,00,000 1,50,000 भेजा करेगी और ये अपनी फ़ीस भी निकाल लेगी। तो देखें कि वो कौन सी जगह पे भेज रहे हैं, उस कंट्री का एनवायरनमेंट कैसा है, एनवायरनमेंट में वेदर कैसा है वहाँ का। सेकेंडली कि उसकी वहाँ पे फ़ी कितनी है। आपने एक बच्ची को डाल दिया कि इसकी $22,000 पर सेमेस्टर फ़ी है, वो तो अफोर्ड नहीं कर सकेगी, वो तो इतना नहीं कमा सकेगी। तो ये चीज़ें बड़ी मद्देनज़र। हाँ, अगर उस बच्ची शी हैज़ डन बैचलर्स डिग्री तो मास्टर्स लेवल पे बच्चियाँ काम कर लेती हैं। उनकी जो आप कह सकते हैं कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है, उनका एक्सपोजर होता है बात करने में, काम कर। वरना नॉर्मली हमारे यहाँ बच्चियाँ होती हैं वो 12वीं तक तो स्कूल घर कॉलेज घर और उनका कोई काम नहीं होता, तो इतना ज़्यादा उनको एक्सपोजर नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ डूइंग जॉब्स। तो उनके लिए थोड़ा सा सर्वाइवल डिफ़िकल्ट हो जाता है। अब नॉर्मली बच्चियाँ ऐसे भी लोग इस तरह करते हैं कि यार हमारा फ़लाँ कंट्री में फ़लाँ सिटी में हमारा बहन भाई है, कोई कज़न है, तो काइंडली आप उसके पास हमारी एक एडमिशन करवा दें। ठीक है, कॉलर हमारे साथ हैं। हेलो। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हाँ जी सर, मैंने इंफॉर्मेशन ली थी। जी जी। फॉरेन अप्लाई करना है सर। मेरी एफएससी के अभी सेकंड ईयर बोर्ड एग्जाम्स हो रहे हैं। मैं आईसीएस स्टूडेंट हूँ। हम्म। तो मैं किन कंट्रीज अप्लाई कर सकता हूँ? आईसीएस के बाद ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। जी जी। सर सवाल है भाई का कि आईसीएस कर रहे हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम अभी हो रहे हैं, गालिबन शायद सेकंड ईयर का जो रिज़ल्ट है उसके अवेटेड है। तो वो कह रहे हैं कि इसके बाद मैं फिर कौन से फॉरेन कंट्री में अप्लाई करूँ? मैं वो अप्लाई तो हर जगह कर सकते हैं। डू यू हैव कॉल? वी हैव कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम। चलें दोनों सवाल फिर इकट्ठे हो जाएंगे तो उसमें हम कर लेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी सर, अभी कॉल किया तो आप कॉल ड्रॉप हो गई। ठीक है, मैंने सवाल आपका सुन लिया, मैं जवाब ले रहा हूँ इनसे। कोई और आपका सवाल है तो आप बता दें। नहीं बस सर ये जॉब। परसेंटेज क्या है इनकी? परसेंटेज क्या है आपकी? फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में क्या परसेंटेज है? आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई जी। इसमें यह है कि जो अगर मेरी सजेशन होगी तो आई सजेस्ट हिम हंगरी, फ्रांस, उसके बाद यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन सब कंट्रीज़ में ये इजीली अप्लाई कर सकते हैं। इनको इंशाल्लाह वीज़ा मिल जाएगा। इजीली मिल जाएगा। यस। ज़बरदस्त। जर्मनी में नॉर्मली हम इस वजह से सजेस्ट नहीं करते हैं कि वो आपको पहले जर्मन लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। 6 मंथ्स का वो वहाँ पे जाके कोर्स करना पड़ता है, उसका अप्रूवल रेशो थोड़ा कम होता है, उसके बाद आपका वो हो जाता है। ओके। तो सर ये बताइए कि जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले गुफ्तगू भी कर रहे थे कि ज़ाहिर है जो बच्ची यहाँ से जाएगी उसने वहाँ पे जॉब करने, एक सर्टन आप जैसे बता रहे हैं कि 20 आवर्स तो अलाउड हैं। उन 20 घंटों में जो लड़का है, चले लड़का तो गैस स्टेशन के ऊपर काम कर लेगा या कोई भी XYZ काम करेगा, फीमेल्स के लिए ज़ाहिर आप कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम जी कॉलर। हेलो हेलो सर, आवाज़ आ रही है आपको हमारी? आई थिंक लाइन ड्रॉप हो गई है, कुछ टेक्निकल बैरियर है। अच्छा, तो फीमेल के लिए कुछ ऐसी जॉब जो ज़ाहिर है आप स्टूडेंट्स वगैरह भेजते हैं, वो आपको अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करते हैं, तो कुछ ऐसी 2-4 जॉब्स, क्योंकि वालिदैन के ज़हन में क्वेश्चन होगा कि यार बच्ची जाएगी तो क्या करेगी उत्थे, तो उधर क्या ऑप्शंस होते हैं फीमेल के लिए अगर वो लीगल 20 आवर्स भी पूरे कर रही है अपना? यार वो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बच्चे बाहर जा रहे हैं वो वालिदैन अपने बच्चों को कोशिश करें कि ड्राइविंग लाजमी सिखा के भेजें, और या एटलीस्ट इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस उनके पास होना चाहिए, वो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है। फिर बच्चियों को नॉर्मली बेकर्स हो जाते हैं, रेस्टोरेंट्स हो जाते हैं, इनके अंदर जॉब्स मिल जाती हैं बहुत इजीली। उसके अलावा इनको डे केयर में जॉब्स बहुत अच्छी मिल जाती हैं जो थोड़ी सी एज भी उनकी हाई होती है, तो बच्चियाँ नॉर्मली संभाल भी लेती हैं बच्चों को। तो इस किस्म की जॉब्स बड़ी इजीली वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। दूसरा, अगर वो गैस स्टेशन पे भी काम करती हैं या इवन के वो एज आ उबर ईट्स पे भी जॉब कर रही हैं, तो वो फीमेल्स को पे भी थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं उबर वाले। तो ऑन द अदर साइड गैस स्टेशन पे भी करती हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए वहाँ पे सिक्योरिटी फीमेल्स की बहुत हाई है। अब तो हम सर जहाँ पर बैठे हैं बिल्कुल इसके साथ F6 है। F6 में एक पेट्रोल पंप है, वहाँ पे मैंने बाकायदा ख़वातीन को गैस स्टेशन के ऊपर काम करते देखा है। तो अगर पाकिस्तान में ये हो रहा है तो बाहर तो ज़ाहिर है पर डेफिनेटली हो रहा होगा। बिल्कुल हो रहा है यार। कोई वहाँ पे जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार कि फीमेल है, कोई जो
वो अब करें जी। मैं इवन के मेरे पास एक वो कोरिया में हमने एक दफ़ा एक बच्चे को किया था, फिर वो कोविड के बाद हमने उसको नहीं आगे परस्यू किया। तो वो वापस आया, अभी डिग्री किया था सर जी। मैंने क्या वापस कहा था सर हम बहुत टफ है लाइफ ना, आपको जॉब हर हाल में, इवन कि आप 65 साल भी हो ना, तो यू हैव टू डू अ जॉब फॉर योर सर्वाइवल। ठीक। तो वो मतलब ये इन कंट्रीज में वो वहाँ पे कोई डिफरेंस नहीं है कि आप मेल हो फीमेल, कहता बंदे हो तो बस ठीक है, दैट्स ऑल। ठीक है, वी हैव अ कॉलर विद अस जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। अस्सलाम वालेकुम कॉलर, हेलो सर, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी सर आ रही है। जी, सवाल सर कीजिएगा कैसे अपना। हैं आप? सर मैं अभी फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मेरा भी ICS है। अभी एक सवाल भाई ने भी सवाल किया, तो इसके बाद हम किधर जा सकते हैं ये जरा आप बताइए। अच्छा, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो इतना डरे हुए क्यों हैं भाई? चले, बहुत शुक्रिया, अपना नहीं ख्याल रखिएगा जी, थैंक यू सो मच, कॉल ड्रॉप कीजिए। वो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और उनका सवाल ये है, मैं एज इट इज़ आपके सामने रख रहा हूँ, कह रहे मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ, उसके बाद किधर जा सकता हूँ? फर्स्ट ईयर के बाद आप सेकंड ईयर में जा सकते हैं। नहीं क्या सर, या ओपन है, हर कंट्री ओपन है। मैं इवन के अगर आप देखना चाहेंगे ना, अगर ये बच्चा है तो मैं वैसे बताना चाहूँ तो मलेशिया से लेके कनाडा तक हर कंट्री ओपन है। इवन लाटविया लिथुआनिया है, वो भी हम लोग करते हैं, लेकिन नॉर्मली बच्चे इस वजह से भी इतराज़ कर जाते हैं कि उनका वीज़ा पाकिस्तान से प्रोसेस नहीं होता, उनका वीज़ा प्रोसेस होता है फ्रॉम बाकू और ईरान ना। तो वो जो फिर बच्चा में कहता है हम उसका वहाँ पे करवा देते हैं। यूरोप में तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। तो वो इंटरव्यू के लिए फिर वहाँ उसको अपीयर होना पड़ता, जाना पड़ता है यस स्पेशल? यस एग्जैक्टली। ओके ओके। जी। कॉलर हमारे साथ है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सर, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? चलिए, लाइन ड्रॉप करें। सर, मुझे ये बताइए कि अगर हम ब्रीफली इस पर डिस्कस करें, एक बच्चा है, उसने अब सेकंड ईयर कर लिया है, अच्छे नंबरों से किया है, 50-60% से चले गए, एवरेज नंबरों से भी कर लिया। अब वो आसिफ कंसल्टेंट के पास आता है, तो क्या फर्दर प्रोसेस होगा, ब्रीफली अगर आप हमें बताएं। यार मैं तो अगर देखिए मैं और मेरी मिसेस दोनों, मतलब मिसेस मेरी एक्सपर्ट हैं इन स्टडी वीज़ा। ठीक है। तो मैं बच्चों से जब खुद मिलता हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं उनके पेरेंट्स से पूछता हूँ कि आप इसको क्यों भेज रहे हो, रीज़न क्या है, पैसा कमाने के लिए भेज रहे हो, डिग्री के लिए भेज रहे हो। मतलब मेरे पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप पैसा कमाने के लिए भेज रहे हो तो बच्चे को 6 महीने बिल्कुल कुछ नहीं करना, कोई स्ट्रेस मत डालना इसके ऊपर, क्योंकि 6 महीने में जाके बमुश्किल अपने आप को सेटल करेगा। मतलब एक हैंडसम जॉब पे आ जाएगा। तो ये इस तरह करके ना डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। मैं पर्सनली खुद बच्चों से इस चीज़ के ऊपर इंटरेक्शन करना चाहता हूँ और मैं खुद मिलता हूँ उनसे कि पहले मुझे पता लग जाए कि इनका रीज़न क्या है जाने का। फिर उसके बाद मैं बच्चों को बताता हूँ यार अगर आपने डिग्री करने के लिए जा रहे हो तो विच कंट्री इज सूटेबल फॉर यू, और जो अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा उस कंट्री को लेके। तो ये बड़ी ज़्यादा अहम चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप, मैंने पहले आपको बताया, आप BBA कर चुके हो किसी भी कंट्री से, तो वो तो आपको आगे नहीं लेगा। कॉलर हमारे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम कॉलर। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? सर जी वालेकुम सलाम। सर, क्या सवाल है आपका? सवाल कीजिएगा, टाइम कम है। सर जी सर ये पूछना था कि इसके लिए इंटर में मार्क्स कितने चाहिए, और अगर UK जाना हो तो उसके लिए लैंग्वेज और फीस कितनी होगी, प्रोसीजर मतलब टोटल फीस कितनी होगी। ठीक है, मैं समझ गया हूँ। सर, उनका सवाल ये है कि मैं इंटर में हूँ, कितने मार्क्स चाहिए, मैं UK जाना चाहता हूँ, और टोटल फीस कितनी होगी? डिपेंड्स अपॉन द लोकेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, और डिपेंड करेगा ये प्रोग्राम कौन सा पढ़ना चाह रहे हैं। नॉर्मली 5500 मिनिमम पाउंड्स का डिपॉजिट करने से लेके अप टू 9000 पाउंड्स तक डिपॉजिट करवाना पड़ता है। ऑन द अदर साइड इनकी मार्क्स कोशिश करें कि 60% ले लें तो इनको स्कॉलरशिप्स मिल जाती हैं या फीस में वेव ऑफ हो जाता है। लैंग्वेज अच्छी, अगर देखें हमारे पास विदाउट लैंग्वेज भी चीज़ें सारी अवेलेबल हैं। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज विदाउट इंग्लिश टेस्ट भी ले लेती हैं। लेकिन उससे क्या होता है कि बच्चा बेचारों के साथ जाती हो जाती है, इनको फीस ज़्यादा भरनी पड़ जाती है। तो हम सजेस्ट करते हैं कि चीज़ यहाँ पे आज 70,000 रुपये का आप टेस्ट कर लेते हो। नॉर्मली टेस्ट की इतनी फीस है IELTS या PTE की, तो यार वहाँ से आपको लाखों रुपए की बचत हो जाती है। क्योंकि हमारा तो बिजनेस है, हम तो चाहते हैं बगैर फीस के हैं, ज़्यादा फीस देंगे तो हमें ज़्यादा बचत हो जाएगी। ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ऑनेस्टली, ठीक वेरी है। एग्री। तो
जी, इस जी। लिहाज से अच्छा स्कोर करके आए तो बेहतर है। ठीक है। सर फाइनल मैसेज आपका क्या है? लोग आपको सुन रहे हैं, स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, और ये भी बता दीजिए कि अगर आप शेयर कर सकें कि नेक्स्ट वेडनेसडे हम कौन-सा एक स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं या अभी येट टू बी डिसाइडेड है? मैं उसको नॉर्मली हम विजिटर वीज़ा और थोड़ा सा स्टडी वीज़े को मज़ीद लिंगर ऑन में करूँगा। अभी बहुत सी Done. चीज़ें स्टडी वीज़ा की वो रह गई हैं, ठीक है। जो कि मैं पहले बच्चों को ब्रीफ करके फिर विजिटर वीज़ा के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और मैं भी मैसेज ये देना चाहूँगा, बच्चों बाहर जाना इज़ नॉट योर, ये गोल नहीं होना चाहिए। गोल ये होना चाहिए कि आपने वहाँ से जाके ले क्या रहे हो। कल वो आज से 4 साल बाद अगर आप बैचलर्स डिग्री करने जा रहे हो तो वेयर आर यू स्टैंडिंग एट दैट टाइम। ऐसे जब मास्टर्स करने जा रहे हो तो क्यों करने जा रहे हो, क्या कल उस कंट्री में आपका फ्यूचर है। फॉर एग्जांपल आप चले गए, आप ऑस्ट्रेलिया चले गए, आप यूके चले गए, आप गए हो वहाँ पे जाके आपने मास्टर्स किया है, आपने उसके बाद 2 साल टिका के पैसा कमाया, लेकिन अब आपकी फील्ड तो वहाँ पे रिक्वायर्ड ही नहीं है। फिर आप लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपया दे रहे होते हो कि हम वहीं पे रह के वर्क परमिट मिल जाए ताकि हम अपने आप को लिंगर ऑन कर सकें और यहाँ पे रह सकें और अपने लाइफ स्टाइल को मेंटेन कर सकें। तो इट हैज़ टू बी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले डिस्कस करें या मार्केट का एनालिसिस करें कि भाई कौन सी डिग्री किस कंट्री में आगे, क्या उसका फ्यूचर, उसका क्या है उस कंट्री के अंदर। बिल्कुल ऐसे ही है सर, और वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस इन द स्टूडियोज। इंडीड वी फेल्ट सो एस्थेटिक टू हैव यू इन द स्टूडियोज। और सामीन और व्यूअर्स, आप बिल्कुल बाखूबी ये बात जानते होंगे कि हमारी कोशिश ये है कि अगर आप मुल्क से बाहर जाना भी चाहते हैं तो आप प्रॉपर एक चैनलाइज तरीके को इस्तेमाल करते हुए जो है वो यहाँ से आगे बढ़ें। और जैसे भी सर ने कहा भी कि नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्राम होगा, हम हर बुध को 4 से 5 बजे तक आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं पावर रेडियो FM 99 पे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में भी अभी जैसे सर ने कहा भी कि कुछ चीज़ें हैं जो और स्टडी अब्रॉड वीज़ा के हवाले से डिस्कस होनी है वो, एंड देन फिर टूर वीज़ा, उसके ऊपर हम बात करेंगे नेक्स्ट वेडनेसडे 4 से 5 बजे आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। ज़िशान नासिर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद।